चलिए आज हम लोग अपने पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीमांत लागत क्या है। हम लोग पिछले क्लास में कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत को समझ चुके थे। टीएफसी, टीवीसी और टीसी के बीच में जो संबंध है उन संबंधों को भी हम लोग बारीकी से समझे थे। आज हम लोग सीमांत लागत को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट, एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट। एक बात है कि इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब ही होता है एक अतिरिक्त इकाई से। जब भी हम लोग मार्जिनल वर्ड यूज करते हैं, जब भी हम लोग सीमांत शब्द प्रयोग करते हैं, तो सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त इकाई से होता है। तो हम लोग समझेंगे सीमांत लागत। सीमांत लागत को समझाने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई उत्पादक है और वह 10 कलम बनाता है। कोई उत्पादक 10 कलम बनाता है और 10 कलम बनाने में 100 रुपया लगता है। यदि वह उत्पादक एक अतिरिक्त कलम मतलब 11 कलम अगर वो बनाना चाहे और उसे 120 रुपया लगे, तो हम लोग ये देखे कि एक अतिरिक्त कलम का जब वह उत्पादन किया तो कुल लागत में परिवर्तन हुआ। तो कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ? पहले लागत था 100, अभी एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के कारण लागत है 120। इसका मतलब जो यहाँ परिवर्तन हुआ 20, यही 20 सीमांत लागत कहलाएगा। एक बार फिर से दोहरा लें। हम लोग देखें कि सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त इकाई से होता है। सीमांत लागत क्या है? किसी वस्तु का जब एक अतिरिक्त इकाई हम लोग बनाते हैं, एक अतिरिक्त इकाई का जब हम लोग उत्पादन करते हैं, तो कुल लागत में परिवर्तन होता है। कुल लागत में जितना परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को हम लोग सीमांत लागत कहेंगे। सीमांत लागत को हम लोग इस फार्मूला के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। एमसी इक्वल टू होता है डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्यू। यहाँ डेल्टा टीसी का क्या मतलब है? यहाँ डेल्टा टीसी का मतलब है कुल लागत में परिवर्तन। कुल लागत में परिवर्तन। और डेल्टा क्यू जो है, इसका मतलब है उत्पादन के इकाई में परिवर्तन। डेल्टा क्यू क्या है? तो उत्पादन की इकाई में परिवर्तन। हम लोग जो उदाहरण लिए थे उस उदाहरण को इस सूत्र के माध्यम से निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे डेल्टा टीसी क्या है? तो डेल्टा टीसी का मतलब है कुल लागत में परिवर्तन। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किए तो कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ? कुल लागत में परिवर्तन हुआ 20। और डेल्टा क्यू का मतलब उत्पादन के इकाई में परिवर्तन। उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ? तो 1। तो एमसी कितना हो जाएगा? 20। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का एक और फार्मूला है। एमसी इक्वल टू एक फार्मूला है टीसी एन माइनस 1। अब देखिए इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। टीसी एन का मतलब है 100। टीसी एन के जगह में यहाँ क्या है? 100। और टीसी एन माइनस 1, टीसी एन का
यह मतलब है 120 और TCN माइनस 1 मतलब एक कम उत्पादन करने में कुल लागत कितना लगा, तो लगा 100। तो आप घटा दीजिए, हो जाएगा 20। तो दोनों में आप किसी भी तरीके से सीमांत लागत को निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग एक मैथमेटिकल व्याख्या सीमांत लागत की करेंगे। बहुत आसान है। अगर आप कल का क्लास देखे होंगे तो उससे थोड़ा इसका रिलेशन है, उससे संबंधित है, उसका हम लोग यूज भी करेंगे। हम लोग देखे AMC इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। हम लोग कल समझे थे, पिछले क्लास में समझ लिए थे कि टोटल कॉस्ट क्या है। तो टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ है। हम लोग TC का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। देखिए AMC इक्वल टू TC के जगह में हम लोग लिख सकते हैं TFC प्लस TVC। यहाँ n था तो यहाँ भी n लिख दिए, यहाँ भी n लिख दिए, ये माइनस तो माइनस यहाँ लिख लिए। अब TC का वैल्यू पुट कीजिए। TC मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ n माइनस 1 था तो यहाँ भी n माइनस 1 और यहाँ भी n माइनस 1 लिख लिए। अब चलिए हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, AMC इक्वल टू TFCN प्लस TVCN माइनस TFCN माइनस 1, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, TVCN माइनस 1। अब पिछले क्लास में, कल के क्लास में हम लोग समझे थे, हम लोग ये समझे थे कि TFCN इक्वल टू TFCN माइनस 1। मतलब पिछले क्लास में हम लोग ये चर्चा किए थे कि Q और TFC, Q रहे 1 2 3 कुछ भी रहे तो TFC में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर ये 10 है तो उत्पादन के हर स्तर में 10 रहेगा। उदाहरण लिए थे रेंट, हम लोग 100 इकाई बनाए चाहे 1 इकाई बनाए उत्पादन करें, रेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब हम लोग n का उत्पादन करें या n-1 का उत्पादन करें, TFC में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब TFCN और TFCN-1 अगर दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि TFCN और TFCN-1 कट गए। तो यहाँ AMC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AMC इक्वल टू होगा TVCN माइनस TVCN-1। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग TCN माइनस TCN-1 को लिख सकते थे डेल्टा TC बाई डेल्टा Q। तो हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, AMC इक्वल टू डेल्टा TVC बाई डेल्टा Q। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि AMC किससे प्रभावित नहीं होता है। प्रश्न आप एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रश्न है कि मार्जिनल कॉस्ट किससे प्रभावित नहीं होगा, TFC से, TVC से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से, मार्जिनल कॉस्ट किससे प्रभावित नहीं होगा। इस पूरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग ये देखे कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से प्रभावित नहीं हो रहा है। देखिए TFCN
और TFCN माइनस 1 कट गया तो बचा क्या, AMC इक्वल टू TBCN माइनस TBCN माइनस 1। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट कुल स्थिर लागत से प्रभावित नहीं होता है। अगर प्रश्न रहे कि मार्जिनल कॉस्ट किससे प्रभावित होता है, किसका प्रभाव मार्जिनल कॉस्ट पर पड़ेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो TBC से प्रभावित होगा, TFC से प्रभावित नहीं होगा। यहाँ इस कैलकुलेशन में हम लोग ये देखें कि जब कुल परिवर्तनशील लागत को घटा दिए तो मार्जिनल कॉस्ट मिल गया, तो इसका ये भी तो मतलब होगा, क्या मतलब होगा कि जब हम लोग निकालना चाहेंगे TBC, तो TBC निकालने के लिए सिग्मा MC, अगर मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो TBC मिल जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। हम लोग इस पूरे कैलकुलेशन में ये समझ लिए कि मार्जिनल कॉस्ट किससे प्रभावित नहीं होता है, तो कुल स्थिर लागत से प्रभावित नहीं होता। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, तो मार्जिनल का मतलब एक अतिरिक्त इकाई से होता है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, फिर से हम दोहरा दें, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का जब हम लोग उत्पादन करेंगे तो कुल लागत में परिवर्तन होगा। कुल लागत में जितना परिवर्तन होगा ये परिवर्तन सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। हम लोग उदाहरण से भी इसको समझ चुके। फिर हम लोग ये चर्चा किए कि मार्जिनल कॉस्ट किससे प्रभावित होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट TBC से प्रभावित होता है, कुल परिवर्तनशील लागत से प्रभावित होता है। मार्जिनल कॉस्ट पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम लोग चर्चा किए मार्जिनल कॉस्ट पर कुल स्थिर लागत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग अभी 4 फार्मूला देख लिए, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के 4 फार्मूला को हम लोग देखे, आप लोग उतार भी लिए होंगे हमारे साथ साथ। अब जो है मार्जिनल कॉस्ट निकालने के 4 फार्मूला में 2 फार्मूला देखिए यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर। तीसरा फार्मूला हम लोग देख लिए AMC इक्वल टू TBCN माइनस 1, और चौथा फार्मूला मार्जिनल कॉस्ट का क्या था, तो डेल्टा TBC बाय डेल्टा Q। हम लोग पिछले दिन भी इस बात पर चर्चा किए थे कि अगर विषय वस्तु की समझ है और क्वेश्चन किसी भी तरह से बदल दे तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दे कि निम्न में से मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला नहीं है, तो आपको यह जानना पड़ेगा कि मार्जिनल कॉस्ट का कौन कौन सा फार्मूला है, तब आप छांट पाइएगा कि कौन फार्मूला नहीं है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के ये 4 सूत्र हैं, AMC इक्वल टू डेल्टा TC बाय डेल्टा Q, और इस तरह से 4 फार्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसको उतार लीजिए। अब देखिए हम लोग अपने चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, सीमांत लागत वक्र कैसा होता है, तो सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी अक्षर जो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है वो अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रह सकता है कि सीमांत अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र होता है L आकार का, V आकार का, U आकार का, S आकार का, तो क्या जवाब होगा, U आकार का। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र किस आकार का होता है, तो होता है U के आकार का। अब हम लोग सीमांत लागत वक्र पहले बना लें। हम लोग डायग्राम में देखें कि AMC U के आकार का है। एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई दर्शाया गया है, वाई एक्सिस में लागत को दर्शाए हैं। अब आप लोग डायग्राम को समझिए
और इसके यू के आकार के होने का मतलब समझिए कि कोई वक्र अगर यू के आकार का है, कोई वक्र उल्टा यू के आकार का है, तो क्या इसका मतलब होता है। सीमांत लागत वक्र यू के आकार का है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक्स अक्ष में उत्पादन है, वाई एक्सिस में कॉस्ट है, लागत है। हम लोग देख रहे हैं कि जब उत्पादन की इकाई बढ़ रहा है तो उत्पादन की इकाई के बढ़ने में शुरू में मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है। तो हम लोग देखें कि जब उत्पादन बढ़ रहा है तो उत्पादन के बढ़ने से मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ कांस्टेंट है, स्थिर है। और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो बढ़ रहा है। तो तीन बातें हम लोग देखे कि उत्पादन के बढ़ने से शुरू में मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, इसके बाद बढ़ रहा है। जब घटेगा फिर स्थिर होगा फिर बढ़ेगा, तो बताइए उस वक्र की आकृति कैसा बन जाएगा। उस वक्र की आकृति अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का हो जाएगा। इसलिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सीमांत लागत वक्र किस आकार का होता है। तो सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है। यू के आकार के होने का मतलब हम लोग समझे कि शुरू में जब उत्पादन बढ़ता है तो मार्जिनल कॉस्ट घटता है, फिर स्थिर हो जाता है, और उत्पादन के एक स्तर के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगता है। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा हो जाएगा, तो ये अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू के आकार का ही क्यों होता है। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर सीमांत लागत वक्र यू के आकार का होता है, ये तो समझ गए हम लोग। यू के आकार के होने का मतलब भी हम लोग समझ गए, लेकिन यू के आकार का क्यों होता है इसको आप ध्यान से समझिएगा। सीमांत लागत वक्र, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि अल्पकाल में, शॉर्ट पीरियड में एक नियम लागू होता है। उस नियम का नाम क्या है, उस नियम का नाम है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अल्पकाल में एक नियम लागू होगा उत्पादन में, कौन सा नियम, उस नियम को हम लोग कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अगर प्रश्न रहे कि सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है, इसका कारण क्या है, तो हम लोग इसका कारण ढूंढे परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के बारे में हम लोगों को इसी चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ना है। एक टॉपिक ही है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लेकिन संक्षेप में इसके बारे में जान लीजिए कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन है। अल्पकाल में, अल्पकाल का मतलब होता है थोड़ा समय, कम समय अवधि। तो अल्पकाल में किसी उत्पादक के पास बहुत कम समय होता है। यही कारण है कि उत्पादन के सभी साधनों को वो बढ़ा या घटा नहीं सकता है। शॉर्ट पीरियड में समय की कमी के कारण उत्पादक उत्पादन के टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकता है और उत्पादन के अन्य साधनों को वो चेंज नहीं कर पाता है। सिर्फ अल्पकाल में श्रम, लेबर ही उत्पादन का एक साधन है जिसको हम लोग बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधन स्थिर और श्रम परिवर्तनशील होता है। तो जब अन्य साधनों को स्थिर रहकर एक साधन को हम लोग जब बढ़ाते हैं तो स्थिर साधन
और परिवर्तनशील साधन का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो बदल जाता है। एक बार आप ठीक से सुनिए, हम लोग ये चर्चा किए कि अल्पकाल में उत्पादन के जितने भी साधन हैं, जिसमें तकनीकी भी स्थिर रहता है, जैसे पूंजी स्थिर रहेगा, भूमि स्थिर रहेगा, टेक्नोलॉजी स्थिर रहेगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा, सिर्फ श्रम में परिवर्तन होगा। तो उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर जब एक साधन श्रम को हम लोग बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन का जो अनुपात है, जो रेशियो है, उसमें परिवर्तन होता है। और इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी हम लोगों को कहां से मिलेगा? तो इसकी जानकारी मिलेगा परिवर्तनशील अनुपात के नियम से। हम क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं। क्वेश्चन था कि सीमांत लागत वक्र कैसा होता है, तो हम लोग चर्चा किए अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है। फिर प्रश्न था सीमांत लागत वक्र यू के आकार का क्यों होता है, तो इसका जवाब था परिवर्तनशील अनुपात के नियम के क्रियाशीलता के कारण। मतलब शॉर्ट पीरियड में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होगा और परिवर्तनशील अनुपात के नियम के लागू होने के कारण सीमांत लागत वक्र कैसा हो जाएगा, तो यू के आकार का। थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेंगे इसमें। जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था? परिवर्तनशील अनुपात के नियम का 3 अवस्था है। पहला अवस्था है उत्पत्ति वृद्धि नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं लागत ह्रास नियम। यहां समझने वाली बात है कि आखिर उत्पत्ति वृद्धि नियम और लागत ह्रास नियम एक ही चीज क्यों है। उत्पत्ति वृद्धि नियम का मतलब है कि अन्य साधन को जब स्थिर रखे और श्रम को बढ़ाए, तो जितना श्रम को बढ़ाए थे उससे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया। मतलब जितना हम लोग साधन को बढ़ाए हैं उससे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है। मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में साधन जितना लगा रहे हैं उससे ज्यादा अगर प्रोडक्शन हो जाए तो निश्चित रूप से लागत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोग परिवर्तनशील अनुपात के नियम की पहली अवस्था क्या देखे, उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम का दूसरा नाम क्या है, तो लागत ह्रास नियम। तो यहाँ देखिए शुरू में हम लोग देख रहे हैं लागत ह्रास नियम लागू हो रहा है। लागत ह्रास नियम की स्थिति में मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, घटेगा। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की जो दूसरी अवस्था है, जो दूसरा नियम है, वह है उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम को ही हम लोग कहते हैं लागत समता नियम। क्या कहते हैं, लागत समता नियम। यहां समझिएगा लागत समता नियम क्या है। लागत समता नियम का मतलब है कि अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन किसको बदल रहे थे, श्रम को, लेबर को। जितना श्रम को बदले, मतलब जितना साधन को परिवर्तित किए, उतना ही उत्पादन भी बढ़ा। मतलब जिस अनुपात में हम लोग साधनों को बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं उत्पादन समता नियम। इसी को हम लोग कहते हैं लागत समता नियम। अब देखिए तीसरा जो अवस्था है परिवर्तनशील अनुपात के नियम का, वो तीसरा अवस्था क्या है, ये है उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम का ही दूसरा नाम क्या है, लागत वृद्धि नियम। लागत वृद्धि नियम। अब यहां ध्यान से आप समझिएगा। हम लोग ये चर्चा किए कि सीमांत लागत वक्र कैसा होता है, तो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है। फिर हम लोग क्या चर्चा किए
सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का क्यों होता है? तो इसका जवाब था परिवर्तनशील अनुपात के नियम के लागू होने के कारण। फिर आपसे सवाल रह सकता है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम कब लागू होता है? तो ये अल्पकाल में लागू होता है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की कितनी अवस्था है? तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्था है। वो 3 अवस्था कौन कौन है? पहला उत्पत्ति वृद्धि नियम या लागत ह्रास नियम, दूसरी अवस्था उत्पत्ति समता नियम या लागत समता नियम, फिर देखे तीसरा अवस्था उत्पत्ति ह्रास नियम या लागत वृद्धि नियम। लागत वृद्धि नियम क्या है? जितना हम लोग साधन को बढ़ाए हैं उससे कम अनुपात में उत्पादन बढ़ेगा। जितना उत्पादन के साधन को बढ़ाया जा रहा है उससे कम उत्पादन बढ़ेगा, मतलब लागत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ आप लोग देखिए, शुरू में एमसी घटा है, फिर स्थिर हो गया है, फिर एमसी बढ़ा है। क्यों ऐसा हुआ? तो परिवर्तनशील अनुपात के तीनों अवस्थाओं के लागू होने के कारण। अगर ये घट रहा है तो ये उत्पत्ति वृद्धि नियम या लागत ह्रास नियम को बता रहा है। यहाँ अगर स्थिर है तो उत्पत्ति समता नियम या लागत समता नियम को बता रहा है। यहाँ एमसी बढ़ रहा है तो उत्पत्ति ह्रास नियम या लागत वृद्धि नियम के कारण बढ़ रहा है। तो हम लोग सीमांत लागत को समझ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग सीमांत लागत में एक और चर्चा कर लें। सीमांत लागत का प्रयोग बहुत महत्व का बात है कि हम लोग कोई भी चीज इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो हर चीजों का हमारे दैनिक जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग है। कोई भी ऐसी बात अर्थशास्त्र में नहीं है जिसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। एकदम व्यवहारिक विषय है, हमारे व्यवहार से, आम व्यवहार से जुड़ा हुआ विषय है। तो आप लोग जब सीमांत लागत को पढ़ रहे हैं तो आपके मन में एक रुचि जागृत हो सकता है, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आखिर जो हम लोग सीमांत लागत को पढ़े हैं, सीमांत लागत का प्रयोग दैनिक जीवन में कहाँ होता होगा, सीमांत लागत का प्रयोग कौन करता होगा? तो सीमांत लागत का प्रयोग फर्म के संतुलन के निर्धारण में किया जाता है। सीमांत लागत का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग कहाँ है? तो फर्म के संतुलन के निर्धारण में। हम लोग पहला बात ये देख लिए कि सीमांत लागत का प्रयोग कहाँ हो रहा है? तो फर्म के संतुलन में। फर्म के संतुलन निकालने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो सीमांत लागत का प्रयोग करते हैं। तो फिर आपके मन में एक प्रश्न आएगा, हम कोई भी बात को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपके साथ खुल के चर्चा कर देना चाहते हैं कि आखिर फर्म का संतुलन क्या है। तो फर्म का संतुलन उत्पादन करने का एक ऐसा लेवल है जहां उत्पादन करने से किसी उत्पादक को, किसी फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मतलब कोई भी फर्म ये जानना चाहता है कि वो कितना उत्पादन करेगा ताकि उसका जो लाभ है वो अधिकतम होने सकेगा। मतलब फर्म का संतुलन उत्पादन करने का एक ऐसा स्तर है जहां उत्पादन करने से उत्पादक को अधिकतम लाभ होगा। फर्म का संतुलन निकालने का 2 सूत्र है या 2 शर्त है। फर्म का संतुलन निकालने का कितना शर्त? 2। वो 2 शर्त कौन कौन? तो देखिए, पहला शर्त है फर्म के संतुलन का पहला शर्त है MR इक्वल टू MC। और फर्म के संतुलन का दूसरा शर्त है, दूसरा शर्त ध्यान से सुनिएगा कि MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, नीचे से काटता है। हालांकि इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग करेंगे जब फर्म का संतुलन पढ़ रहे होंगे। तो हम सिर्फ फर्म का संतुलन का दोनों शर्त इसलिए लिख दिए कि आपको ये पता चल सके कि मार्जिनल कॉस्ट का प्रयोग फर्म का संतुलन निकालने में किया जाता है। फर्म के संतुलन की जो दोनों शर्तें हैं उसमें MR और MC का प्रयोग किया गया, मार्जिनल रेवेन्यू का प्रयोग किया गया और मार्जिनल कॉस्ट का प्रयोग किया गया।
तो हम लोग इसके प्रयोग को देख लिए कि सीमांत लागत का प्रयोग कहाँ होगा। तो सीमांत लागत का प्रयोग फर्म के संतुलन के निर्धारण करने में किया जाता है। अब हम लोग अभी 10-15 मिनट के दौरान जितनी बातें पढ़ें उन बातों को थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। हम एकदम बहुत कम समय लेते हुए हम आप लोगों को एक बार रिवीजन कर देते हैं। सीमांत का मतलब क्या है। तो सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त इकाई है। सीमांत लागत का क्या मतलब है। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितना परिवर्तन हुआ क्या कहलाया, सीमांत लागत। फिर एक प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न हम देखे हैं कि चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में टीचर की परीक्षा हो, चाहे आप बिहार टेट में बैठे इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, या आप झारखंड के किसी भी टीचर से संबंधित एग्जाम में बैठे, इससे बार बार क्वेश्चन रहता है और क्वेश्चन बहुत बारीक होते हैं। और क्वेश्चन को समझने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए किसी भी टॉपिक की विस्तृत समझ जरूरी है। जब तक किसी टॉपिक का विस्तृत समझ नहीं है, ऑब्जेक्टिव बना पाना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हम देखे हैं कि सीमांत लागत को कौन लागत प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, 2-3 बार हम रिपीट कर चुके हैं। सीमांत लागत किस लागत से प्रभावित नहीं होता है। तो टीएफसी से प्रभावित नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, इसका हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस किए थे। सीमांत लागत किससे प्रभावित होता है। तो टीवीसी से होता है। सीमांत लागत किस आकार का होता है। तो ये यू के आकार का होता है। यू के आकार का होने का कारण क्या है। तो कारण है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। फिर हम लोग समझे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कब लागू होता है। तो अल्पकाल में लागू होता है। फिर हम लोग ये चर्चा किए परिवर्तनशील अनुपात के नियम की कितनी अवस्थाएं हैं। तो 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। इन तीनों अवस्थाओं के अल्पकाल में लागू होने के कारण जो एमसी है वो किस आकार का होता है। तो यू के आकार का होता है। और हम लोग अंत कहाँ किए थे। हम लोग अंत किए थे कि सीमांत लागत का प्रयोग कहाँ होगा। तो हम लोग चर्चा किए थे कि सीमांत लागत का प्रयोग कहाँ होगा। तो फर्म के संतुलन के निर्धारण में होगा। और सीमांत लागत का प्रयोग हम लोग कीमत निर्धारण में भी करते हैं। तो हम लोग आज सीमांत लागत को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास किए। आए दिन बहुत सारे बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से जुड़ते हैं और बच्चों के मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं। कुछ बच्चों ने हमसे पूछा कि सर, जो हिंदी भाषी छात्र हैं, हिंदी माध्यम में जो लोग परीक्षा लिखते हैं, क्या उनको कम अंक मिलता है। और जो अंग्रेजी माध्यम में जो बच्चे परीक्षा लिख रहे हैं, क्या उनको अधिक मार्क्स मिलता है। ये हमारे मन में भी ये प्रश्न होता था जब हम विद्यार्थी थे अर्थशास्त्र के। तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आता था कि अंग्रेजी भाषी छात्रों के मार्क्स अधिक होते हैं। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। विषय वस्तु की अच्छी समझ अगर आप में है तो भाषा कोई दीवार नहीं है। आप बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं। और इकोनॉमिक्स ऐसे भी अंकदायी विषय है, एकदम स्कोरिंग पेपर है। और जो बच्चे इंटर में हैं वो इस बात को जान लें कि आगे जो इकोनॉमिक्स है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सहयोग करने वाला विषय है, बहुत मदद करने वाला विषय है। धन्यवाद। आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें।